आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा सरोकार आम जनता से है। वैसे भी हमारा जो चर्चा का विषय होता है वो हमेशा देश से जुड़ा हुआ होता है, और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है महंगाई। महंगाई वो मुद्दा है जिसका सीधा सरोकार जनता से इसलिए है क्योंकि जनता को उस महंगाई की जद में हमेशा रहना पड़ता है, और अब लगातार जनता इस जो महंगाई है इससे बहुत लगातार परेशान हो रही है, और जनता की जेब में सीधे तौर पर डकैती डाली जा रही है केवल और केवल महंगाई के द्वारा। हम देख रहे हैं लगातार कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है खाद्य वस्तुओं पर, क्योंकि भाड़ा महंगा होता है, चीज़ें महंगी होती हैं, लागत महंगी होती है, तो निश्चित रूप से तो उससे जो उत्पादन होता है वो भी महंगा होता है। और उत्पादन के बाद जब चीज़ें गंतव्य स्थान से निकलती हैं और जहां पहुंचना होता है पहुंचती हैं, ये पूरा एक चैनल होता है। वो चैनल में महंगाई की जो मार होती है वो पड़ती है, और खाद्य वस्तुएं हुई या जीवन उपयोगी वस्तुएं हुई, जो भी संसाधन वो सारे महंगे हो जाते हैं। और जो मध्यम वर्ग है या सामान्य वर्ग है, जो दुर्बल आय वर्ग है, वो इस महंगाई की जद में सबसे ज़्यादा आता है। क्योंकि जो अमीर वर्ग है, जो जिसके पास पैसा अच्छा है, वो तो इस महंगाई के दौर में जीवन जीने की सोच सकता है, पर जो गरीब आदमी है, गरीब परिवार है, वो इस महंगाई के दौर में कैसे जीवन निर्वाह करे, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है। और आज के समय में जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चीज़ें बढ़ रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हैं, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, व्यवस्थाएं महंगी हैं, दवाई महंगी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आम जनता को कहीं राहत महसूस हो, और लगातार महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। देखते हैं मेरी एक रिपोर्ट। प्रति किलो, लहसुन 120 रुपए प्रति किलो। सब्जियों की कीमतों में जारी उछाल को लेकर हमारे गाजियाबाद संवाददाता ने भी सब्जी विक्रेताओं और खरीदारों से बात की और बढ़ती कीमतों पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। जो सब्जियां महंगी हो रही हैं, अभी तक जो पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही थी गरीब लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, आप किस तरह देखते हैं सब्जियां जो महंगी हुई है, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये कारण ये है पीछे से ही हम मंडी में महंगी है। तुम बताओ, ये अरबी मेरी आ रही थी वहाँ 50 रुपये किलो, वो 320 रुपये आ रही है। हाँ, भिंडी आ रही 400 रुपये धड़ी, और 500 रुपये धड़ी आ रही है। तुम बताओ, क्वालिटी की बात है। तुम बताओ, हर सौदे पे रेट बढ़े हुए हैं। तुम बताओ, ऐसे दाम में हम लोग बेच रहे हैं। ये बताइए, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब सरकार जिस तरह से अब ये सब्जियों के दाम बढ़ने चालू हो गए, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भैया, का गरीब आदमी क्या खा लेगा, क्या जोड़ लेगा सब्जियों में आएगा, ये बताओ। किसी का कितना बड़ा कुनबा है, कैसा कोई क्या करेगा? क्या समझते हैं सब्जियों के दाम बढ़े हैं, इस पर आप क्या समझते हैं, किस तरह की क्यों बढ़े हैं दाम? क्या ये तो भैया सरकार ही नहीं बढ़ाई है, या इन लोगों ने बढ़ाई, तो वही जाना सरकार की। जो अभी तक डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, सब्जियों पे भी दाम बढ़ गए, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब महंगाई बहुत आ रही है, क्या करें, ग्राहक परेशान कर रहे हैं, हमें जैसा आ रहा है ऐसे बेच रहे हैं।
क्या कारण लगता है आपको सब्जियों की जो महंगाई बढ़ी? भादा जब पीछे से महंगाई आ गई तभी तो महंगाई करके बेच रहे हैं। हर चीज़ जब महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, किसानों में पैदावारी कम हो रही है, तो क्या करें बताइए आप। महंगाई को लेकर सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि मंडी से ही सब्जियां उन्हें महंगी मिल रही है, जिसका बड़ा कारण पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी है। वहीं आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। पहले वाहन चलाना कष्टकारी था, वहीं अब रसोई में महंगाई के डाके ने लोगों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। बहरहाल इस वक्त हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द इस महंगाई से हमें निजात मिल पाए। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखा आपने किस तरह से लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं और अब आम जनता परेशान है कैसे इनका सामना किया जाए। भाई सामना कैसे कर सकती है, हमारे पास तो केवल पैसा है और पैसा खर्च करके उन सामानों को ले सकते हैं। अब सामानों की दर जो कि विक्रेता निर्धारित करता है उसी दर पे हमको लेना पड़ेगा, चाहे आलू हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे खाद्य वस्तुएं हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर दाम बढ़ रहे हैं तो इन पर नकेल कौन लगाएगा। अगर सरकार की बात करें, सरकार बोलती है कि जो दाम है वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध है, पर रूस यूक्रेन का युद्ध तो केवल अभी शुरू हुआ है, मुश्किल से 1 डेढ़ महीना पहले हुआ है। उसके पहले लगातार दाम बढ़ रहे थे। हालांकि चुनाव के समय कुछ दाम स्थिर हुए थे, पर उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए 5 राज्यों में, उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके बढ़ता है खाद्य वस्तुओं का दाम, भाड़ा बढ़ता है, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, किराया बढ़ता है, टोल टैक्स बढ़ रहा है और अब जो आम सवारी है उसका किराया बढ़ चुका है। 10 दिन पहले वो जो ओला कैब हैं, जो आपकी कैब सर्विस हैं, ओला हो गई, उबेर हो गई, उन्होंने भी अपने किराए में 7% की वृद्धि कर दी। तो उनका कहना है कि जब हमको पेट्रोल डीजल महंगा, सीएनजी महंगा मिलेगी तो हम मजबूर हैं किराया बढ़ाने के लिए। और निश्चित रूप से जो किराया जो भरता है, जो उसका भरण करता है, वो करता है कस्टमर। अगर कस्टमर को संधि विच्छेद करें तो निश्चित रूप से यही आता है कि कष्ट से मर। कहते हैं उसको इंग्लिश में से कस्टमर है, पर अगर उसका हम हिंदी मार्जिन लेते हैं, हिंदी अनुवाद लेते हैं तो कस्टमर करते हैं तो कष्ट से मर, यानी आप कष्ट से ही मरिए। और वही हो रहा है जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम नीतियाँ बनाते हैं पर नीतियों की समीक्षा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर किसी भी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर सरकारी भी होती है, मंडियाँ होती हैं, और जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें कि सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहाँ पर अभी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और इन्होंने इस कार्यकाल में 100 दिन का एजेंडा लिया है, 6 माह का एजेंडा लिया है, 1 साल के एजेंडे के अनुरूप काम करने की बात कही है। और किसी विभाग की बात करें तो उन्होंने कहा है कि किसी विभाग में 7 सेक्टरों में हम काम करेंगे। हम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पे काम करेंगे, हम उत्पादकता पे काम करेंगे, हम बेहतर उपज पे काम करेंगे, हम बेहतर निवेश पे काम करेंगे, हम ओडीओपी पे काम करेंगे, हम कृषि व्यवसाय को बढ़ाने में काम करेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि हम कृषि को एक बेहतर व्यवसाय के रूप में स्थापित करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी को बेहतर व्यवसाय के रूप में आप स्थापित कर रहे हैं, वो पूरी बात जनता की समझ में आती। जनता ने आपको दोबारा मौका दिया है, पर यहाँ पर दाम निर्धारण कौन करेगा। यहाँ कंपनियां दाम निर्धारण करती हैं, अगर उनके रेट बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई कंपनी किसी वस्तु के दाम बढ़ा रही है तो उसके पीछे उसको कारण देना होगा कि भाई आपने अगर कोई दाम बढ़ाया तो क्या रीज़न है। भाई अगर कैब सर्विस ने 7% दाम बढ़ाया है तो उसका हवाला दे रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसलिए हमने अनुपातिक व्यवस्था करते हुए 7% दाम बढ़ाए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी। जो उनकी सर्विस लेते हैं उनको उसका भुगतान करना होगा। पर यहाँ पर अगर कोई दवाई कंपनी दाम बढ़ाती है तो वो किसका हवाला देगी? टैक्सेस का। अगर कोई अन्य खाद्य वस्तुएं बनती हैं, हम देख रहे हैं लगातार तेल की कीमतों में, खाद्य तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और वो वृद्धि ऐसी हो रही है कि अब वो दुगने पे पहुंच गई है। तो ऐसी कौन सी चीज़ महंगी हुई है जिसके कारण 80 रुपये किलो बिकने वाला तेल, 90 रुपये किलो वाला बिकने वाला खाद्य तेल आज 150, 160 से 90 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसी कौन सी वृद्धि हो गई है लागत में, ऐसी कौन सी वृद्धि हो गई है उत्पादन में, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हो गई है जिसके कारण लगातार दुगने दामों में चीजें बेचनी कर रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जानकारी कौन देगा? उसकी जानकारी उन कंपनियों को देनी पड़ेगी और जानकारी लेना होगी सरकारों को, जानकारी लेनी होगी जिम्मेदार अधिकारियों को। पर वो अधिकारी उस तरफ जानकारी देना ही नहीं चाहते, ना निर्धारण चाहते हैं कि दाम निर्धारण कैसे होता है।
अगर नींबू आज के समय में 240 रुपए 200 रुपए किलो बिक रहा है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो क्यों बिक रहा है? क्या कोई इसका पता लगाने का प्रयास करेगा? क्या मंडी में इसका पता लगाने का प्रयास किया गया? क्या मंडी सचिव ने इसके लिए प्रयास किए कि आवक कम हुई है या आप कम आए हुए हैं या गर्मियों में रेट बढ़ जाते हैं? पर गर्मियों में रेट बढ़ते हैं क्योंकि निश्चित रूप से जब गर्मी होती है तो नींबू की जो खपत होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग नींबू को ज़्यादा पीते, साइट्रिक ज़्यादा पीते हैं और शिकंजी के माध्यम से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं गर्मी के समय, क्योंकि गर्मी में आपको राहत पहुंचाता है। पर इतने दाम बढ़ जाना कि 200 रुपये, 150 रुपये, 240 रुपये, ये बात हजम नहीं होती। हजम इसलिए नहीं होती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जमाखोरी हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ भंडारण हो रहा है और जो इसके जिम्मेदार हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने प्रयास किया है अपनी अपनी व्यवस्थाओं को, उन्होंने कहा है हम हर जगह समीक्षा करेंगे, सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप क्रियान्वयन कर रहे हैं, आप समीक्षा कर रहे हैं, आप स्वयं प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, मंत्रियों को दिखा रहे हैं, मंथन हो रहा है, तो यहाँ महंगाई को लेकर आप मंथन करना क्यों नहीं चाहते? आप महंगाई को लेकर आप नीतियाँ क्यों नहीं बनाते हैं? आप दाम निर्धारण को लेकर नीति क्यों नहीं बनाते हैं? दाम निर्धारण की नीति बनना बहुत आवश्यक है, इसलिए क्योंकि अगर जब दाम निर्धारण होगा तो कंपनियों को एक लिमिटेड हिसाब से जो रेट है वो निर्धारित करने पड़ेंगे। कभी 40 बिकता है तो कभी 80 बिकता है, कभी 120 बिकता है तो कभी 200 बिकता है। आवक क्या है, व्यवस्थाएं क्या है, जमाखोरी क्या है, निर्धारण क्या है, भंडारण नीति क्या है, पता नहीं। और जब इनके जिम्मेदारों से बात की जाए तो वो कहते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। हम हमेशा सुनते हैं, कहा जाता है रूस यूक्रेन युद्ध। जब हम किसी प्रतिनिधि से बात करते हैं सरकार के, वो कहता है रूस यूक्रेन युद्ध। अब भाई रूस यूक्रेन युद्ध तो वहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है। यहां पर नींबू की आवक पर, नींबू के उत्पादन पर रूस यूक्रेन युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां पर अगर नींबू महंगा है तो उसका रूस यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो इतने नहीं बढ़े हैं कि उसका सीधा सीधा प्रभाव ऐसा हो जाए कि 50 से 60 रुपए किलो बिकने वाला नींबू सीधे 200 रुपए किलो बिकने लगे। तो ऐसा प्रभाव नहीं है, ये केवल बात कहने की बात है और सभी लोग इसका हवाला दे रहे हैं, भले ही उनको पता हो ना हो कि रूस यूक्रेन युद्ध से क्या हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर तेल महंगा है, कच्चा तेल महंगा है और इतना महंगा भी नहीं है, हम आपको भारत की बेहतर विदेश नीति के चलते भारत लगातार रूस से तेल ले रहा है। आपको ये बात जानकारी है, कई माध्यमों से ये बात छपी भी रही है कि भारत की विदेश नीति ऐसी है कि वो लगातार रूस से तेल ले रहा है, तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मामला है वो मामला ये है कि यहाँ पर भंडारण नीति, यहाँ जमाखोरों पर खंटर कब चलेगा? बुलडोजर चल रहा है सब लोगों पर जो गलत कर रहे हैं, जो उनकी अवैध निर्माण है, जिनकी अवैध संपत्ति बनाई है, सब पर योगी आदित्यनाथ अपनी पिछली कार्यकाल की तरह ही इस बार भी बहुत सक्रिय है और निश्चित रूप से जनता के जो जमीन है, सरकारी जमीन है, उन पर कब्जा मुक्त करा रहा है और मेहनत कर रहे हैं और उसकी गूंज लगातार चारों तरफ फैल रही है। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकारी हंटर इन जमाखोरों पे कब चलेगा, इन आड़तियों पे कब चलेगा जो जमाखोरी करते हैं और महंगे दामों में चीज़ बेचते हैं और मजबूरन जो खुदरा व्यापारी हैं उनको उसी दामों में बेचना पड़ता है और इसका खामियाजा भुगतती है आम जनता। जनता जनार्दन, जनता अपना फैसला 2022 में दे चुकी है और जनता से न्याय करने के साथ योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हम रोड मैप की तरह काम करेंगे और जनता को राहत देंगे। पर महंगाई से फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमने देखा कि नवंबर में दिवाली के बाद दाम पेट्रोल डीजल के 15 से 18 रुपये कम किए गए थे और जैसे ही चुनाव निपटा उसके बाद फिर तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए तेल के दाम कम कर दिए गए। क्यों कम कर दिए गए? अगर पहले हो रहा तो तेल कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा था कि सरकार ये बोलती है कि कच्चे तेल के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम तेल कंपनियों के हाथ में है, वो अपने हिसाब से बढ़ाती हैं। पर जब पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ाती चली जाती हैं और जब दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होते हैं तब पेट्रोल कंपनियां वो दामों को कम क्यों नहीं करती? बढ़ाती एक साथ 70 पैसे, 80 पैसे, 1 रुपये, पर जब कम होते हैं तो केवल घटाती हैं 10 पैसे। यानी जो कंपनियां हैं वो लगातार मुनाफा कमा रही हैं और बता रही हैं हमको नुकसान हो रहा है। नुकसान कौन सा है? मेरी समझ से बाहर है। हम लगातार कहते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के रिबेट उसमें लाया जाए, जिससे कि अधिकतम जीएसटी जो 28% जीएसटी लगती है
वो इन खाद्य तेलों जो इन कच्चे तेल पे लगे यानी पेट्रोल डीजल पे लगे, जिससे कि एक नियत दाम तय हो जाए। वो आज के समय में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से दाम जो है वो अलग अलग राज्यों में कहीं पर 48%, कहीं पर 40%, 49% तक यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर टैक्स लिया जा रहा है, और जिसका खामियाजा भुगत रही है आम जनता, यानी पेट्रोल डीजल के रेट इस तरह महंगे हो चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हम सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री मुफ्त राशन योजना चलाएंगे और गरीबों को जो निवाला है वो उनके मुंह में पहुंचता रहेगा, गरीब लोग भूखे नहीं रहेंगे। जो व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती रही है अब तक, वो फिर हम करेंगे। कोरोना महामारी के बाद जो व्यवस्था शुरू की गई थी वो अब भी चल रही है, और सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी कि हम अपनी मुफ्त राशन योजना जारी रखेंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद जब पहली बार अपनी कैबिनेट बैठक दी थी तो उन्होंने कहा था कि हम भी अपने जो मुफ्त राशन योजना है उसको 3 महीने बढ़ाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में भी आपको डबल तरह से फ़ायदा मिल रहा है। 3 महीने की मुख्यमंत्री की राशन योजना है और 6 महीने की प्रधानमंत्री की। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप दाम बढ़ा रहे हैं तो वहीं राशन आप दे रहे हैं, पर राशन से क्या होने वाला है। मानता हूँ कि गेहूँ चावल मिल रहा है, चने भी दिया जा रहा है, नमक भी दिया जा रहा है, 1 लीटर तेल भी दिया, पर उस सब्जियों का क्या, उस किराए का क्या, उन व्यवस्थाओं का क्या, बिजली का क्या, आवागमन का क्या, और अन्य खाद्य वस्तुओं का क्या, शिक्षा का क्या, दवाई का क्या। तो इन सब जगह लगातार महंगाई बढ़ रही है। और अभी हम देख रहे हैं, अभी हाल में ही एक बड़ा फैसला आया है, उत्तर प्रदेश में भी फैसला आया है कि जो स्कूल हैं वो 5 से 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। भाई क्यों बढ़ा सकते हैं? अभी अभी हम हमारी तीसरी लहर से निपटे हैं, उसके बाद अभी चुनाव का खर्च था, और जनता जनार्दन ने थोड़ा अभी संभली हुई थी, और आपने कहा कि 2 साल से नहीं बढ़ी फीस है तो फीस बढ़ा दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँ 2 साल में नौनिहाल स्कूल भी कितना गए हैं। भाई सभी स्कूलों में ज़्यादातर इस समय में, जब 2020 में कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो अधिकांश जो स्कूल थे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई की गई। तो स्कूलों का नुकसान तो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, पर जब नुकसान हुआ आम जनता का हुआ, उनको फीस भी भरपाई करनी पड़ी। और अब जिस तरह से फीस रेट बढ़ाए गए, ये अपने आप में मेरे ख्याल से गलत फैसला है। अभी कुछ समय और रुकना चाहिए था, और उनको थोड़ी सी और, जो जनता है उसको थोड़ी सी और उम्मीद देनी चाहिए थी, थोड़ी और एक तरह से राहत देनी चाहिए थी कि अभी आप फीस ना बढ़ाएं, अगले सत्र में आप फीस अपनी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आम जनता महंगाई के दंश से दूर हो, परेशान ना हो। पर जिस तरह से लगातार किराया बढ़ रहा है, टोल टैक्स बढ़ रहा है, बसों का किराया बढ़ रहा है, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और चिंता के विषय में केवल और केवल जो काम करने वाला जिम्मेदार है वो है सरकार और अधिकारी। सरकार नीति बनाती है, अधिकारी उसका पालन करते हैं, पर यहाँ पर ना सरकार नीति बना रही है और ना अधिकारी उसका पालन करते नजर आ रहे हैं। तो समीक्षा यहाँ पर करनी होगी, नीति बनानी पड़ेगी, और महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जाए, चाहे भंडारण के माध्यम से, चाहे जमाखोरी पर नियंत्रण के माध्यम से हो, चाहे दाम निर्धारण के माध्यम से हो। आपको कुछ कठिन फैसले, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये सरकार से मेरा निवेदन है कि आप दाम निर्धारण करिए, आप वजह पूछिए कि आपने अगर खाद्य तेलों के दाम दुगने कर दिए तो क्यों कर दिए, ऐसी लागत में, उत्पादन में ऐसी कौन सी लागत बढ़ गई, ऐसी कौन सी चीज़ बढ़ गई, ऐसी कौन सी इनपुट बढ़ गया, ऐसा कौन सा संसाधन बढ़ गया कि आपको दुगने करने पड़ गए और अब आप उन दामों को कम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दाम निर्धारण की नीति बहुत आवश्यक है, और इसे अपने कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार चाहती है कि जनता के साथ न्याय हो, अगर सरकार चाहती है कि जनता महंगाई के दंश से बच के रहे, अगर सरकार चाहती है कि महंगाई की मार जनता पर अब ना पड़े, तो जहाँ पर हम प्रयास कर सकते हैं वहाँ पर हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। प्रयास करना बहुत आवश्यक है। और प्रयास कैसे होगा? प्रयास आपको जमाखोरी की नीति से करना, जमाखोरी की नीति से करना होगा। प्रयास आपको भंडारण नीति के साथ करना होगा। प्रयास आपको एक व्यवस्थित समीक्षा करनी पड़ेगी। प्रयास आपको दाम निर्धारण करके करना पड़ेगा। प्रयास आपको टैक्सेस को लेके भी करना पड़ेगा, जिससे कि जनता को कम से कम दिक्कतें हों। क्योंकि जब गरीब के घर में चूल्हा जलता है और तभी वो अन्न खा पाता, तभी वो खाना खा पाता है। और जो स्थिति है, चाहे गैस की स्थिति हो, चाहे खाद्य वस्तुओं की स्थिति हो, चाहे पेट्रोल डीजल की स्थिति हो, वो लगातार खराब होती चली जा रही है, और जिसका खामियाजा भुगत रही है आम जनता। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश की सरकारों से
जो भी राज्य में सरकारें हैं और केंद्र सरकार से यही कहना चाहता हूं कि अब अपनी आंखें खोलिए और आंखें खोलने के साथ कुछ नीतियों पे भी बात करिए, भंडार नीति पे भी बात करिए, जमाखोरी की नीति पे बात करिए, दाम निर्धारण पे बात करिए, क्योंकि अगर आप दाम निर्धारण करेंगे तो जनता की समस्याओं को कुछ हद तक हल हो सकेगा। और आप पूछ सकते हैं उन कंपनियों से, उन माध्यमों से, उन व्यवस्थाओं से कि अगर आपने रेट बढ़ाए हैं तो क्यों बढ़ाए हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लीजिए, और अगर आपने रेट बढ़ाए हैं तो उसका कारण क्या है। और मेरा मानना यह है सभी खाद्य वस्तुओं का भी एक दाम निर्धारण होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को इस महंगाई के दंश से बच के रखा जा सके, क्योंकि आम जनता ही इस महंगाई की जड़ में सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि अमीर वर्ग होता है उसको ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सक्षम होता है हर चीज़ों को खरीदने में, मुहैया करने में और उनसे लड़ने में। पर जो आम जनता है वो आज भी लड़ती है, संघर्ष करती है, मेहनत करती है, और जो कमाती है और अगर वो कमाने में भी उसको बचत ना कर पाए, उसकी भविष्य की उम्मीदें ना हो पाएँ, वो भविष्य के सपने ना सजा पाए, तो निश्चित रूप से ये न्याय जनता के साथ नहीं होगा। तो अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा निवेदन है सरकारों से कि वो बेहतर करें, समीक्षा करें, दाम निर्धारण करें और गरीबों को, इस आम जनता है, गरीब लोग हैं, दुर्बल आय वर्ग हैं, उसको इस महंगाई की मार से बचाएं। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।